नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत के एतबार से आज का दिन खासा अहम है। अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक इजलास को उन्होंने लीड किया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, नए DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी थे और को कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद भी उस मीटिंग में थे। जहाँ मीटिंग में बाकी चीज़ों के हवाले से बात की गई, अफगानिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी, वहाँ ये भी बात सामने आई है कि मीटिंग में कहा गया कि किसी हजूम को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इशारा बड़ा वाज़े था सियालकोट की तरफ, जहां एक हजूम ने 3 दिसंबर को फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन, एक श्रीलंकन प्रियांथा को मारा। एक श्रीलंकन जो प्रोडक्शन मैनेजर था, सीनियर ऑफिसर था राजको कंपनी एक्सपोर्ट यूनिट का, उसे तशद्दुद का निशाना बना के न सिर्फ हलाक किया बल्कि उसकी लाश को घसीटने के बाद उसकी लाश को आग लगाई। और दर्जनों लोग ऐसे थे जालिम और सफाक जिन्होंने इस तमाम खौफनाक वाक़े की उन्होंने अपने कैमरास के ज़रिए फुटेज बनाए। ताहम अब तक पुलिस तकरीबन 118 या 130 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है। 800 से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुक किया गया। इस हिसाब से जो कार्रवाई है पंजाब पुलिस की और हुकूमत का रिस्पांस तो बड़ा सख्त है, रिस्पांस है, स्विफ्ट है, लेकिन देखना ही होगा कि क्या अदालती कार्रवाई इसे फॉलो करती है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें मैं एहसन इकबाल साहब को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ख़ास करके जिस तरह से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने जब एक दोगली किस्म की बात की, खुल के पोजीशन नहीं ली, क्योंकि मोमेंट एक ऐसा आ गया, एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पाकिस्तान की जो की सियासी जमातें हैं उन्हें अपने इख्तलाफात को भुला के इस कौम के मफाद में, उसके लार्जर वसी तर मफाद में उन्हें इकट्ठा होना है, अपने इख्तलाफात को भूलना है। और वहाँ तहरीक इंसाफ, PMLN जो दोनों पंजाब में प्रेजेंट हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना का रोल है। और मौलाना ने जो 3 ट्वीट इनिशली किए, जो मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखा सकते होंगे, वहाँ मौलाना ने उसको ऐसा एक एक्सक्यूज़ देने की कोशिश की कि जैसे जिन लोगों ने ये तशद्दुद में इस्लाम को घसीटा, अपने ज़ाती जुर्म में, अपने ज़ाती मकासद पे बदला लेने के लिए मज़हब को घसीटा, मौलाना ने उनको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, जिस पे एहसन इकबाल साहब ने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया। वो ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जिसमें और इसी तरह से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी किया। और जिस ट्वीट में बाकायदा एहसन इकबाल साहब ने ये कहा, बसद एहतराम मौलाना साहब, ऐसे वाक़यात की गैर मशरूत मज़म्मत होनी चाहिए। इस्लाम इस तरह की जुनूनियत और हजूम के हाथों गैर कानूनी कत्ल की इजाज़त किसी सूरत में नहीं देता। उलमाए कराम से कौम तवक्को रखती है कि कौम और इस मामले की इसमें रहनुमाई करेंगे। और यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम है, लेकिन इस मौके पर उन्हें मगर गोया अलबत्ता के बजाय दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए साने सियालकोट की मज़म्मत करनी चाहिए थी। यही स्पिरिट हमने देखी PDM के आज इजलास के अंदर। बाकी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि PDM वर्सेस PTI क्या है, जिसके नतीजे में मौलाना को अपनी पिछली पोजीशन से रिट्रैक्ट करना पड़ा। और मौलाना ने PDM के इजलास ख़त्म होने के बाद साने सियालकोट के हवाले से क्या कहा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वाक़या सियालकोट की भरपूर मज़म्मत की और इस तरह के वाक़यात कि जिसमें चाहे कोई कार्ड भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कानून को हाथ में लेना, ये किसी भी शहरी को इसका हक़ नहीं पहुंचता। उस हवाले से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और आइंदा के लिए इस तरह के हर वाक़े की रोकथाम होनी चाहिए। किसी तरह भी इस किस्म के वाक़यात की किसी पहलू से हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ये मौलाना की जो रिट्रैक्शन है, अच्छी बात है, ये रिट्रैक्शन आई है। ये रिट्रैक्शन उस वक्त आई है जब उन्होंने देखा कि PMLN की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली, PPP की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली, सिस्टम में उनको सपोर्ट नहीं मिली, ज़राए अबलाग से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली। और यूँ एक नए चैप्टर का आगाज़ हम होते देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, जहाँ ठीक है कि सियासी जमातों के बाहमी इख्तलाफात और पावर पॉलिटिक्स उनकी चलेगी, लेकिन जो मसला स्टेट का है, रियासत का है, माशरे का है, वहाँ पर कम अज़ कम उनको एक आवाज़ से आवाज़ मिलाकर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम आते हैं PDM की तरफ, जहां PDM से एक्सपेक्टेड था, ज़ाहिर मौलाना कह रहे थे कि PDM को मार्च भी करनी चाहिए, रेजिग्नेशन भी करनी चाहिए। 13 नवंबर से एक मूवमेंट का आगाज़ हुआ। एक्सपेक्टेड था कि आज की मीटिंग में एक कंसेंसस डिसीजन जो है वो इमर्ज करेगा, लेकिन एक बार फिर कुछ ताज्जुब है कि वो कंसेंसस डिसीजन की बात 23 मार्च तक चली गई है कि 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ एक मूवमेंट दोबारा से आगाज़ किया जाएगा, फिर शायद उस पर रेजिग्नेशन भी होंगे। उस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान जो लीड करते हैं, हेड करते हैं PDM को, उनका क्या कहना है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि 23 मार्च को
इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी। इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया, चूँकि उसूली तौर पर PDM का इस हवाले से इत्तिफाक राय मौजूद है, लेकिन ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फ़ैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इस बैकग्राउंड के साथ हमारे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्ला खान साहब, PMLN के लीडर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम, और स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर हैं। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, माहौलियात के हवाले से, वो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। अगर मैं शुरू कर सकूँ आपसे सेनेटर साहब, क्या वजह है कि PDM जिसका मेन कंपोनेंट PMLN है, उसकी जो ये तारीखें हैं मूवमेंट्स की, और मूवमेंट्स भी बहुत सी चलाई, वो आगे आगे जा रही हैं, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यानी आज तो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा, 13 नवंबर से आप लोगों ने मूवमेंट का आगाज़ कर रखा है, आज 6 दिसंबर हो गई, और अब आप बात आपकी 23 मार्च में चली, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, जब आप उसको बनाते हैं तो आप ज़ाहिर है उसके बेस्ट केस भी होता है, वर्स्ट केस सिनारियो भी होता है, और तो आप तमाम उसके पहलुओं को ऊपर बंदा देखता है, और आपको पता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हर दफ़ा कामयाब भी नहीं होती। तो ये बात जो है ज़ाहिर है हमने मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन आपके साथ तो ये 3-4 दफ़ा हो चुका है, 2019, उसके बाद मुसलसल हो रहा है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है फिर ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, लेकिन आप हमने तो देखें, हमने तो ट्राई करनी है ना। हम इस वक्त अब मिसाल के तौर पे आप ले लें, मुशर्रफ के साथ बहुत लंबा अरसा लगा था हमें टू इवेंचुअली आउस्ट हिम। एकदम से तो नहीं हुआ था ना, कितनी तरीके ARD बनी, ARD के अंदर मसाइल आए, PMLN टूट गई, फिर जुडिशरी की मूवमेंट आई, फिर जुडिशरी की मूवमेंट फेल हुई, फिर दोबारा चढ़ी, फिर उस मतलब ये एक दफ़ा में ज़रूरी नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वी विल प्रिवेल, वी नो दैट। तो उस तरफ वहाँ तो आपको लॉयर्स मूवमेंट आ गई ना, इत्तफाकी तौर पे एक मूवमेंट आपके हाथ आ गई, जैसे PTI के हाथ पनामा आ गया था, तो वो तो एक हादसे का वेट कर रहे हैं। वो तो देखें, पॉलिटिक्स में आपको भी मालूम है, एक इंसिडेंट जो है ना वो सारा मामला ऊपर नीचे कर सकता है। एक इंसिडेंट या कोई एक चीज़ को, एक चिंगारी भी पूरा का पूरा मामला जो है वो उसको ऊपर नीचे कर सकती है। देखें, हमने कोशिश ये करनी है कि हम इस मुल्क के अवाम के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ लेके जाएं, और वो तभी हो सकता है जब कोई ऐसी गवर्नमेंट बैठी हो जो कि कॉम्पिटेंट हो, जो इन मामलात को समझती हो और वो इन मामलात को एड्रेस कर सके। उसके लिए जो हमारी स्ट्रगल है वो हम पूरी कर रहे हैं। अब उसके अंदर सेटबैक हुआ है, पिछले सेटबैक हुआ है, मैं तो मान रहा हूँ, मैं हफ्तों से मुसलसल आपकी जमात के लीडर कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, जिनको हमने अभी अप्रिशिएट भी किया, खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, तकरीरें की जा रही हैं कि भाई एक दिन इस हुकूमत का बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद फिर आपने इस हुकूमत को 3.5 महीने और दे दिए हैं। इसकी क्या वजह है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हुकूमत जल्द से जल्द जाए, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़ाहिर है उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। हो सकता है 23 मार्च तक मामला नहीं जाए, हो सकता है पहले कोई क्या वजह है ज़रताज गुल वज़ीर साहबा कि ये आपकी हुकूमत को हटाने आए थे लेकिन फिर हटा नहीं पाते? क्या आप लोगों का ऐसा खौफ है, क्या कर रहे हैं आप, या आपकी हुकूमत का फेलियर इतना ज़्यादा है कि उसको इनहेरिट नहीं करना चाह रहे इस स्टेज पे? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, जो अपोजिशन जमातों का, जो PDM का हमें जो उनकी स्ट्रैटेजी हमें पता चलती है, वो तो हमें बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब से पता चलती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब खुद जो अली अमीन गंडापुर से DI खान में भी हार गए, अपनी सीट हार गए। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह बिस्मिल्लाह करते और इस्तीफ़ा मौलाना असदुल्ला साहब का अपने बेटे का दिलवाते, और उनके भाई साहब भी सेनेट के अंदर बैठे हुए, उनसे इस्तीफ़े की शुरुआत करते और कह देते कि ये मैं कार खैर जो है, इतना मुझे हुकूमत पसंद है क्योंकि मैं खुद इलेक्ट नहीं हुआ, और चूंकि मैं उसी पार्लियामेंट सदर मुमलिकत भी बनना चाहता था। भाई उनके साथ तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनको तो चाहिए कि उनसे बिस्मिल्लाह करते, लेकिन जाहिर बात उसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए होती है, वो जुर्रत उसमें है नहीं। अब आज जो पूरी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, इन्होंने हमें आज लाया अमल देना था, लेकिन अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब का फेस रीडिंग करें, आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और काफ़ी आपको उनके चेहरे पे मायूसी आपको नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने जो पूरी इनकी जो मीटिंग होती रही है, वहाँ से जो खबरें आती रही, एक तो ये कि बाकी अपोजिशन ने इस्तीफ़ा देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। अब आपने तो बड़ा अच्छा स्लॉट उनका सुनाया है कि उन्होंने कहा है कि जो श्रीलंकन वाक़या जो एक वाक़या हुआ था सियालकोट के अंदर, एक मॉब मेंटालिटी जिसके अंदर पूरी कौम शर्मिंदा है कि एक मॉब उठ के खुद ही जज जूरर बन के और खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है। वहाँ पे जो इन्होंने 3 ट्वीट्स की थी, बेसिकली तो वो तो मुर्तकिब करने वाले, नंबर 2, नंबर 3 एग्जैक्टली
जो ये मौलाना फजल रहमान साहब तावील दे रहे थे, बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे थे जिन्होंने उनको मारा था, श्रीलंकन मैनेजर को, तो उनके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने या उनके अपने एलआई साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया कि हमें इस तरह के वाक़यात में, क्योंकि ये डिफ़ाइन करती हैं आपकी एक मुल्क है कि आपने मुल्क ने आगे किस तरह जाना है। आपने नेशन बनना है, आपने रिट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करना है, या आपने मॉब मेंटालिटी के ऊपर जाना है, और आपने अपनी मर्जी के फैसले किसी के ऊपर सादे करके सड़कें जलाई, टायर जलाए, दुकानें जलाई, बसें जलाई, और अब तो इंसानों को जलाना शुरू कर दिया। ये मेंटालिटी को मौलाना फजल रहमान साहब सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट उनको मिली नहीं है। तो आप उनका ये आखिरी स्लॉट उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनाए, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप कोई माफ़ी मांगेंगे या आपने ऐसा किया, तो वो काफ़ी गुस्सा हुए इस बात के ऊपर। तो उनकी जो ज़ाती अनाद, जो बुग़्ज़ था कि उनका ख्याल है कि उनको जस्टिफाई नहीं किया गया, यानी वो जस्टिफाइड है कि एक मॉब उठ के एक शख्स को बेगुनाह कत्ल कर दे। वो उसकी जब मौलाना फजल रहमान साहब बच्चों के साथ मदरसों में क्या होता है, बच्चों के साथ किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए, पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान किस तरह आगे चला गया है, किस तरीके से जो है ख़वातीन के साथ जुल्म होते हैं, आज तक इस शख्स ने कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात जारी नहीं की कि दीन की खिदमत हो जाए, या कोई ऐसा इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के साथ मिलके कोई ऐसे बात कर दे कि फसाद फिल अर्ज ठीक नहीं है। अब फसाद फिल अर्ज ठीक नहीं है, लेकिन मार्च के अंदर हुकूमत के खिलाफ फिर फसाद फैलाना चाहते हैं। 3-3.5 महीने का इन्होंने टाइम दिया है, जिसमें मुझे तो खैर से कोई रब्त नजर आया नहीं है। वैसे पेशावर के अंदर 11 जमातों ने 11 कारकुनान को जमा करके उन्होंने एक जलसा किया था। कह रही हैं सब कुछ, लेकिन चंद दिन पहले मीडिया ने और ऑपोजिशन की जमातों ने ये भी नोट किया और उसको उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि आपकी जमात के एक बहुत अहम लीडर पंजाब में, उन्होंने एक और जमात को जाके हार शार पहनाए वजीराबाद के बाद, और उनको कहा कि इलेक्टोरल अलायंस बनाएंगे। वो क्या, वो आपकी पार्टी की पोजीशन है या उनकी ज़ाती पोजीशन? अच्छा, एक तो मैं मेरी उम्र अपनी पार्टी में बहुत सारे लोगों से कम है, लेकिन मैं इसी पार्टी की लीडर और मैं इसी पार्टी के साथ ISF से, यूथ से पैदा हुई हूँ, और मैंने यहीं से स्ट्रगल किया और ज़ीरो से स्क्रैच करके मैं पार्लियामेंट का और काबीना का हिस्सा बनी हुई हूँ। यंगस्टर्स इतनी गलतियां नहीं करते जितना बड़े गलतियां करते हैं। तो उनका ज़ाती फेर है। मैं एक तो ये कि जब आप वज़ीर आज़म की हिकमत अमली है, नहीं, मैं डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहती हूँ, जब आप किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं ना, जब आप कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो समझती हूँ जब आप पार्लियामेंट या किसी पार्टी के साथ आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उनकी ज़ाती बिल्कुल भी नहीं है। आप फवाद चौधरी साहब, आपकी पार्टी कोई TLP के साथ अलायंस नहीं करेगी। फवाद चौधरी साहब का आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का हमारा आप स्टांस उसके ऊपर देख लें, उन्होंने एक चैनल के ऊपर दिया है। आई टोटली सपोर्ट हिम, इंडोर्स हिम, आई डू नॉट सपोर्ट एजाज चौधरी साहब। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि एजाज चौधरी ने जो कुछ कहा वो PTI की देखिए डॉक्टर साहब, मुझसे तो अगर आप टेररिज्म पे बात करेंगे, आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो टेररिज्म है, मैंने अपना भाई खोया है, किसी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी को मार के, किसी को बम ब्लास्ट में करके, किसी को ड्रोन अटैक में करके, और या फिर ये कि आप 5 पुलिस वालों को मार दें और आप लिंचिंग करें, मार दें, जलाएं, और आप कहें कि ठीक है कि आप एक बड़े कौमी नजरिए की खातिर, मफाद की खातिर तो आप कुछ फैसले कर सकते हैं कि मजीद फसाद फिल अर्ज ना गिने, लेकिन उनका जाती फेल हो सकता है, वो करे, लेकिन ये आपका मौका बड़ा अच्छा आ गया। सर साहब, ये जो आपकी PDM जो है वो हर दफ़ा अपनी आगे करती जाती है डिले, जब आप कंसेंसस नहीं पैदा हो सकता या मतलब आगे करते हैं अपनी डेडलाइन को, कहीं उसकी एक बुनियादी वजह तो ये नहीं है कि आप लोग ये देखते हैं कि मईशत इतनी ख़राब है इस वक्त कि जब तक मईशत थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आती, ऑयल की प्राइसेस, पाम ऑयल की प्राइसेस, फूड प्राइसेस, तो फिर जब थोड़ी सी मईशत स्टेबल हो जाएगी, इस हुकूमत की कोशिश है, फिर आप लोग अंदर आके इसको तख्ता उलटने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इस जिम्मेदारी को आप भी उठाना नहीं चाहते। देखें, ये बात हल नहीं है आपके पास कोई, ये बात दुरुस्त हो, ये स्ट्रैटेजी उस वक्त दुरुस्त हो सकती थी अगर इस हुकूमत को जब गवर्नमेंट मिली थी उस वक्त से अभी तक जो है वो बेहतरी आती। मिसाल के तौर पे 5.8% GDP ग्रोथ रेट 7% हो जाता, तो हम कहते हैं कि यार चलो ये इसको और आगे ले जाएंगे, जब हम कभी गवर्नमेंट में आएंगे 10 से आगे लेके जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी के जो आपके मेन इंडिकेटर्स हैं वो तो दे आर गोइंग साउथ, वो तो सारे पाकिस्तान को ही पता है। ग्रोथ तो ये पैदा कर रहे थे ना थोड़ी बहुत, 4%, मतलब 4% तो बहुत। और देखें जो मतलब कि 75 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो जाएगी, 75 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट, जिसका मतलब ये है कि ये ग्रोथ तो आप बिल्कुल 50 बिलियन भी बहुत ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि साल के आखिर में 30 जून तक 75 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो जाएगी, वैसे वो कह रहे हैं कि नहीं होगी।
अगर ना हो तो अच्छा है, मैं नहीं, अल्लाह करे मैं ज्यादा हुई है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे मैं गलत हूँ, टर्फ की वजह से मशीनरी, उसकी वजह ये है कि ये बड़ा डेंजरस है ट्रेंड। देखिए ना, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत भी होगी ना, बहुत भी होगी तो शायद 32 बिलियन की हो जाएंगी, तो 30 बिलियन की हो जाएंगी। आपके रेमिटेंसेस 30 बिलियन के और हो गया, उसके बाद भी अगर 15 बिलियन का डेफिसिट आ गया तो आप कैसे पूरा करेंगे उसको? ये बहुत बड़ा डेफिसिट है ना। तो उम्मीद है ये लोग पैदा कर लेंगे। मैं बुनियादी बात आपको ये बता दूं, इसी वजह से आप इस हुकूमत को गिराना ही नहीं चाहते कि ये हालात इतने मैं आपको बता अनमैनेजेबल हैं, आपके पास सोल्यूशन कोई नहीं। हुकूमत को हम इसलिए नहीं गिराना चाहते, मैं आपको उसकी वजह बता दें। तो देखिए, हमारे साथ ये बहुत दफ़ा हो चुका है कि हम गवर्नमेंट लेते हैं, हम मामले को सीधा करते हैं, हम सी पैक करते हैं, हम इकॉनमी को क्या कहते हैं उसके रास्ते के ऊपर चढ़ाते हैं, फिर एक साजिश होती है और हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ये हमसे एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हो चुका है। अब ये जो साजिशों वाला मामला है ना, हम इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं मेनली। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये तो आप साजिशों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं? वो तो देखिए ना, मतलब कि वो तो हमारे मुल्क के लोग ही है ना, सारे के सारे हिंदुस्तान से तो नहीं कर रहे हैं ना नेगोशिएट। पहले आप उनसे कर रहे हैं कि भाई हमें एश्योरेंसेस दें कि इस दफा अगर हम ताकत में आ जाएंगे तो आप लोग हमारे खिलाफ, तो आप फिर उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? हम उनके साथ मिलकर नहीं, हम ये कहते हैं कि हमें शराकत नहीं चाहिए इक़्तिदार की। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हम अगर आवाम का वोट लेके आएंगे, हमारा मैंडेट है, हमें काम करने दिया जाए। ये हमारा बुनियादी हमें ये नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें ना कोई आपसे ना हमने जीत, आप हमें जितवा के ना हमें कोई किसी किस्म की कोई फेवर, लेकिन हमारा रास्ता कोई ना रोके। जो इलेक्शन में अगर पीटीआई जीतती है 500 साल हुकूमत करे, हमें कोई मसला नहीं है। ब्रेक में एक ले लूं, सेनेटर अफनान उल्लाह खान ने बहुत दिलचस्प चीज़ पे हमारी बात खत्म होती है कि जो लोग साजिश करते हैं और हुकूमतों खत्म कर देते हैं, उनसे वो नेगोशिएशन हो रही है पहले कि इस दफ़ा अगर हम ताकत में आएंगे तो हमें साजिश करके नहीं हटाया जाएगा। इसमें मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले डॉक्टर अफनान साहब ने बात यहाँ कह के ख़त्म की कि वो इस वजह से हुकूमत नहीं ले रही उनकी पार्टी, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि इससे पहले जो लोग साजिश करते हैं कि कम अज़ कम एक एहतमाम हो सके, एक ऐसी बातचीत हो सके, या कोई हल ऐसा निकले कि हुकूमत आती है, अच्छे काम करते हैं, फिर साजिश हो जाती है। तो साजिश को पहले रोकना है इस दफ़ा, उसके बाद हुकूमत लेनी। आप लोगों को तो नहीं कभी ये ख्याल आता कि हमने हुकूमत ले ली और उसके बाद पहले नेगोशिएशन ही नहीं हुई साजिश करने वालों से कि हमें चलने दें? डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, उनका सिर्फ जो काम है ना वो वोट लेना है। पब्लिक पल्स पे हमारा हाथ होता है और हमारे सारे तकदीर के फैसले, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के फैसले हमारे सारे जो ना अवाम करती है। अगर अवाम आपको वोट दे देती है, हमने 1 करोड़ 70 लाख लिया है तो हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, अगर वो आपको रिजेक्ट कर देती है तो आप कुर्सी से चले जाते हैं। अब मसला ये कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप साज़बाज़ करके आते हैं, हमने तो 23 साल की जदोजहद की है, अगर आप साज़बाज़ करके आते हैं, वैसे तो आपको पता है कि इनके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया था इनके कायदे मोहतरम के ऊपर कि उन्होंने तो बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो उसामा बिन लादेन से भी $10 मिलियन ले लिए थे, और कहते हैं उसामा बिन लादेन खफा था कि उसमें से भी नवाज शरीफ ने आधे पैसे जो है अपने पास रख लिए थे, तो हुकूमत गिराई नहीं थी उन्होंने। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जिससे दुनिया डरती थी उसामा बिन लादेन से, नहीं टेरर की अलामत तो थे ना। तो 9/11 के बाद मशहूर हुआ बेचारा, ज़्यादा बेचारा तो खैर नहीं था लेकिन बड़े नहीं आओ। अब अगर साज़बाज़ करके आपने कुर्सी पे आना, और या आप ये कह दें कि हमसे आपने पहले वादा ये किया था और हमने शेरवानियाँ भी सिलवा ली थी, और शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमा दिया था कि मैंने तो काबीना के अफराद भी सोच लिए थे। तो अगर आप पब्लिक के वोट के ऊपर वोट को इज्जत दो, इन्हीं का ही नारा है ना, अगर वोट को इज्जत तो 2000 के जरिए बिक गया, उस वोट की कीमत 2000 रुपए थी, इनकी वीडियो पकड़े गई थी कि आप वीडियो तो कहाँ भी उसकी, वो तो नहीं ठीक नहीं वो बयान हल्फी है ना, वो कहते हैं कि किसका बयान हल्फी? वो आप वीडियो देखें, आप निकलवाए NA 133 की, शहबाज गिल का तो नहीं बयान है, NA 133 का है। नहीं, अगर आपने बयान वो वीडियो तो इनएक्टमेंट सी लग रही है, पीपीपी का ड्रामा लग। अगर तो फर्ज करें इन्होंने बयान हल्फी या एफिडेविट पे जाना है, तो फिर तो मिसहाक डार के ऊपर भी जाना पड़ेगा। उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एफिडेविट दिया था कि मैंने नवाज शरीफ साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, तो फिर तो वो भी वाली बात है। बट एनीहाउ मैं ये कहती हूँ कि अगर आप साज़बाज़ करके आते हैं, जैसे आपके बारे में भी यही कहते हैं ना कि आप लोग हमने तो 23 साल जदोजहद की है। मेरा तो फिर सिर्फ एक सवाल है, दोहरे मयार है। अगर तो 2018 के इलेक्शन में ज़रताज गुल और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जीत के आते हैं तो वो धांधली करके आते हैं या साज़बाज़ करके आते हैं, और अगर डॉक्टर अफनान के लीडरान जो हैं शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, वो अगर 2018 में इलेक्शन जीत के आते हैं और हमजा शहबाज जो है वो MPA का इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं, तो वो साज़बाज़ नहीं है, वो इलेक्शन नहीं, मैं 2018 की बात कर रही हूँ। अभी 2018 के जिस इलेक्शन में हम जीत के आए हैं, एक ही 2018 का इलेक्शन है। या तो कहते हैं सारा धांधली ज़दा है, या फिर सारा साज़बाज़ करके, या फिर कह दें कि सारा का सारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। सो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने उनकी तरफ देखना है जिनकी तरफ ये कह रहे हैं, और आप हुकूमत में आने के बाद उनके साज़बाज़ करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल में कि सीरियसली
पॉलिटिकल पार्टियों को और सबसे ज़्यादा पीएमएलएन को अपनी रैंक्स में देखना चाहिए और अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए कि इन्होंने किस किस की हुकूमत को गिराने के लिए साजबाज की, किस किस की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने जो है वो महाज बनाए, और उसके बाद ये खुद ही क्योंकि जिसके लिए आप गड़ा होते हैं आप उसी के अंदर गिरते हैं। अगर हमारी तरह आपकी 23 साल की जदोजहद और आपको डर ना हो और आपको खौफ ना हो और आपको पता है मैंने 2023 के इलेक्शन में जाना है, मैंने एहसास प्रोग्राम के साथ जाना है, मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ जाना है, मैंने 1 यूनिफॉर्म सिलेबस के साथ जाना है, मैंने 10 बिलियन टू सुनामी के साथ जाना है, मैंने इंसाफ हेल्थ कार्ड के साथ जाना है, तो फिर आपको क्यों डर है? साजबाज का भी आपको क्यों डर हो? पब्लिक फैसला करेगी। हाँ जी, जवाब बहुत लंबी चार्जशीट उन्होंने कर दी। और दूसरा आखिर में अगर इन्होंने लूज बॉल आपने दे दी, उन्होंने छक्का मारा। डॉक्टर साहब अगर उन्हें इस्तीफे देनी है, मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब किसी मोहल्ले की कमेटी से 2023 में इस्तीफा दे ही देंगे, क्योंकि मेरी मेमोरी में तो नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब किसी पार्लियामेंट का हिस्सा है। डू यू थिंक ही इज अ पार्लियामेंटेरियन? मैं देखें, एक तो बात ये है कि हमारा और पीपल पार्टी का जो मामला था वो हमने गलतियां की, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और फिर हमने कहा कि हम वो दो गलतियां नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो वो जो 90s की पॉलिटिक्स थी हमने उससे सीखा और हम बाकियों को भी यही कहेंगे, मशवरा देंगे कि वो अपनी गलतियों से सीखें। अब जो बात है करप्शन एलिगेशंस की, देखें मैं बैठ के यहाँ पे एक लंबी कहानी सुना दूँ, कोई और सुना दे, इस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जज अरशद मलिक कह रहा है मुझसे फैसला दिलवाया गया, जैसे भी दिलवाया गया मुझसे दिलवाया गया। अगर आपको एविडेंस अच्छे थे, हम इतने चोर थे, तो आपको लोगों को जाकर जजेस को क्यों क्या कहते हैं ब्लैकमेल करना पड़ा? आप कहते हैं ये रहा एविडेंस, ये रही फलानी चीज, खत्म होगी कहानी। वो भी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरशद मलिक मरहूम ने जो कुछ कहा, चलिए मैं कहता हूं वो भी कंट्रोवर्शियल है। वो तो फिर जैसे भी राय शमीम है, उसने आके और पोजीशन ले ली। अब मैं वो शमीम साहब भी हैं, फिर वो जस्टिस अपना शौकत अजीज सिद्दीकी भी हैं, फिर और भी बहुत सारे मामला हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ वीडियो के ऊपर। देखिए NA 133 की जो वीडियो है उसके अंदर सबके मास्क मुंह, वैसे लाहौर में किसी ने मास्क पहना हुआ नहीं है, ये सही है। बाद में आपके पसंद उस वीडियो में सबने चाहे वो बात पहले, मेरी गुजारिश मैं देखें जो वीडियो होती है ना उसमें कोई ना कोई एक ऐसी कोई गलती होती है जिससे आप पकड़ लेते हैं। वैसे ये तो आप लोग एक बंदा हम वीडियो बना के अपनी ऐसी करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। फिर इन्होंने बात की जी डार साहब की, लेकिन अच्छा एक बात है कि क्या वजह है कि आपका बड़ा मजबूत हल्का था और इसमें तकरीबन 52% वोट डाला था 2018 में, जो परवेज मलिक मरहूम जो है वो यहाँ से कामयाब हुए। अभी यहाँ पे तकरीबन 19% वोट डाला है खाली, कहाँ 19%, कहाँ 52%, और लीड भी आपकी अब ज्यादा नहीं है। देखिए पीपल्स पार्टी, आप समझ रहे हैं कि धांधली हुई है पीपल्स पार्टी? नहीं धांधली नहीं। देखिए बाई इलेक्शन के अंदर 13-14 हज़ार की लीड है खाली। मैं आपको और भी बाई इलेक्शन की स्टैट बता देता हूँ। बाई इलेक्शन में वोट कम पड़ता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमें 47% वोट पड़ा था 2018 में टोटल वोट का, और हमें 58% वोट पड़ा है इस दफ़ा, ठीक है। अब आप एक मिसाल ले लें, जितना वोट NA 249 की सीट का, सही है ना, जिसके अंदर 13% वोट पड़ा है, जिसके अंदर PTI कंटेंडर थी और 6ठे नंबर पे आई कराची के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात जो है, ये कह देना कि जो लोग वोट नहीं डालने आए थे, जब आप थे तो आपको कितने लोगों ने वोट डाला, तो ये मेरा ख्याल है। और फिर जो मेरी बहन ने बात की, देखें बाद इलेक्शंस के अंदर ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कि सारा ठीक था या सारा बुरा था, ये कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये 40 शेड्स ऑफ ग्रे ही समझ लें आप इसके अंदर जो मामला है। अब आप मुझे, ये तो थे ही नहीं उस इलेक्शन में, NA 100 उसमें 130, इसकी क्या वजह समझ आती? ये तो थे ही नहीं। ये उसकी वजह तो ये देखें, आप मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें कि जो मेन कंटेंडर है उसका प्रपोजल गलत और जो सेकंड कंटेंडर है उसका सेकंडर गलत, इसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 0.001% होगी ना होने के बराबर। हुआ यही इसका मतलब ये कि ये कलूजन थी या जानबूझ के किया गया, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना। हाँ। इतने तो अनाड़ी नहीं है ना PTI वाले। तो सरताज साहब, बेसिकली आपकी पार्टी ने ये फैसला किया कि ये PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और PMLN यहाँ से इलेक्शन जीत ही जाएगी, और एक बार फिर PMLN एक बयानिया और नैरेटिव कहेगी अपनी फतह का। उस बयानिए से बचने के लिए आप वहाँ से टेक्निकली आपने विड्रॉ कर लिया, फील्ड आपने PPP को दे दी, आपका वोट भी उनको पड़ गया, और यूँ एक लिहाज से आपका बयानिया कामयाब हो गया कि हम तो है ही नहीं इलेक्शन में, लेकिन असल में आपको पता था कि ये हल्का इन्हीं का है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे किसी की डेथ होती है, क्योंकि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के हस्बैंड की वफ़ात होगी, हमारे साथ MNA भी हैं वो रिज़र्व सीट पे, तो वहाँ पे हमेशा सिंपैथी वोट होता है। हमारे राजनपुर में 2018 के इलेक्शन में एक मेरे से नाम जहन से निकल गया, दरिशक साहब इलेक्शन जीतने के बाद वफ़ात पा गए। वहाँ पे उनके बेटे ने जब इलेक्शन लड़ा तो इलाका की इज़्ज़त के लिहाज से और एक ऐसा कल्चर है कि किसी ने वहाँ पे अपोनेंट को खड़ा भी नहीं किया कि एक डेथ हो गई। सिंपैथी वोट हमेशा होता है, और जारी बात है एक विडो उनकी खातून और हैं भी उसके अंदर इद्दत के अंदर पर्दा शर्दा किया हुआ है। इसी तरह
ये खानेवाल के अंदर भी बाई इलेक्शन हो रहा है, निशात डाहा साहब का, उनकी बेगम साहिबा जो है इस वक्त इलेक्शन PTI की टिकट के ऊपर लड़ रही हैं, और वो खातून भी बेचारी पूरा पर्दा करके जो है उसमें जाती है। ये सिंपैथी वोट, हया का वोट, इज़्ज़त का वोट, धी रानी का वोट, हमारे अभी लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं कि एक खातून अपने हस्बैंड की जगह पे खड़ी हो जाए वफात के बाद और उसको कोई वोट न दे। लेकिन इसके बावजूद तो यही वजूहत हैं कि आप लोग वहां से दौड़ गए। मैं तो डॉक्टर साहब वजन तो है ना, डॉक्टर अरफान की बात में बड़ा वजन है कि सेकेंडर प्रपोजल सभी क्या हल्का ही ना हो। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जारी बात है, हम जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं हमें इस बात का तो पता ही होता है कि हमारा तो जो चीमा साहब सेक्रेटरी की होता जाती है, फेलियर है। नहीं ज़ाती फेलियर नहीं है। मैंने जितना उनसे उनका मैंने बयान सुना है, जितना मैंने उनकी बात सुनी है, मुझे तो उससे यही अंदाज़ा हुआ है कि उनका ख्याल ये है कि जो उनके सेकेंडर और प्रपोजल्स थे वो बेसिकली इस हल्के यानी 133 के बाप दादा के ज़माने से रहने वाले थे। लेकिन इलेक्शन सिस्टम के अंदर किस तरह उनका वोट कहीं और जो है वो चला गया, और जिसकी वजह से वो गलती होगी। मैं हिकमत अमली नहीं थी, नहीं हिकमत अमली नहीं थी। देखिए हमने तो मैदान कभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खानेवाल के ऊपर भी नज़र फिर इसके ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो PTI मौजूद है। जहाँ तक डॉक्टर साहब की ये बात है कि आप कराची के अंदर 6 नंबर के ऊपर आए हैं, देखें बहुत सारी ऐसे जगह हैं बाई इलेक्शन में जब आपकी हुकूमत थी तो हमने इसका मेरे अपने साथ वाला एने तो हमने उसका आपसे जो है वो इलेक्शन हम लोगों ने जीता। आपका बाई इलेक्शन था, हम लोगों ने राजनपुर से वहाँ से जीता, हमने फैसलाबाद से खुरम का जीता, हमने एक और था, बहुत सारे हमने आपसे जीते। पीपल्स पार्टी जो है ना इसका जश्न मना रही है, नाज़रीन अपनी वो समझते हैं कि वो एक नए सिरे से पंजाब की सियासत में दाखिल हो गए। राजा साहब का इस हवाले से क्या कहना है, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान राजा परवेज साहब का, वो ज़रा सुन लेता है। हर इलाके से जो पैगाम आ रहे हैं वो तो ऐसे जश्न मनाए जा रहे हैं कि हमारा रिवाइवल हो गया है। आज हम भी शाम को 6 बजे जो है वो बिलावल हाउस में जश्न मना रहे हैं, उसको होस्ट कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और उसमें डिनर भी होगा। आप मीडिया के लोगों को भी उस पर बिल्कुल हम दावत देते हैं कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ उस जश्न में शामिल हों। डॉक्टर अरफान, ये पीपल्स पार्टी ने कैसे इतनी कामयाबी हासिल कर ली? उनका तो वोट ही नहीं था पहले, मतलब वोट भी कम पड़ा है लेकिन उनका वोट कम था मेरा ख्याल 2000 नहीं। इसमें तो देखें 32-33 हज़ार नहीं, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि उन्होंने 5000 को 32,000 करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो रिसर्जेंस हो गई है। रिसर्जेंस जो है वो इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि ज़रा अगर PTI मैदान में नहीं थी तो ज़रा वोट PTI का वोटर जो है पीपल्स पार्टी को वोट डाल दे। नॉर्मली मैंने ये ट्रेंड देखा है पंजाब में ख़ास तौर से कि जो लोग PTI में गए या जो लोग ज़्यादा जो है वो PTI को सपोर्ट करते थे वो anti-PMLN वोट था, वो हमें पढ़ना ही नहीं था। वो बहुत सारा ऐसा वोट था जो कि उधर चला गया। जैसे मिसाल के तौर पे आप चंद साहब को ले लें, आप उसको बसर साहब को ले लें, आप ये कह रहे हैं कि वो वोट इनका लॉयल वोट नहीं है, वो वोट सिर्फ आपके खिलाफ है। वो वोट हुआ ये कि 2010-11 के अंदर जब इनका शुरू हुआ मामला तो पीपल पार्टी इस बात को असेस नहीं कर सकी कि ये एक्चुअली उन्हीं का नुकसान कर देंगे। आपको याद होगा कि शुरू में इनके जलसों में कुछ जगहों पे पीपल पार्टी ने भी इनको सपोर्ट किया, बाद में तो कभी नहीं सुना हमने। धरनों में शुरू में हमें ये रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल शुरू में धरनों नहीं सॉरी जो शुरू में इनके जलसे नहीं होते 2010 वाले, उसके अंदर उसको पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो इवेंचुअली उसका नुकसान पीपल पार्टी को ये हुआ कि उनके अपने कैंडिडेट जो थे मेन जो विनिंग कैंडिडेट थे वो चले गए, फिर आवाम भी बहुत सारी चलेगी। तो वो अब उसका रिवाइवल ये ज़रूर हो सकता है कि 32,000 वोट अगर आप लाहौर में ले रहे हैं, आप सेकंड नंबर पे आ रहे हैं और PTI नहीं है मुकाबले में, तो ज़ाहिर है वो इसको क्लेम कर सकते हैं कि ये उनकी विक्ट्री है एक तरह से। मैं बाई इलेक्शन की बात जो है वो की थी, मेरी बहन ने देखें जो आवाम का 15 में से 13 इलेक्शन PTI हार चुकी है। 15 में से 13 लेकिन क्या उनमें ऐसी सीटें थी जो इन्होंने छोड़ी थी पंजाब के अंदर? ये सारी वही थी जिसमें आप? मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। मतलब ये देखना ही होगा कि उसमें से कितनी इन्होंने छोड़ी थी, कितनी आपकी थी। हाँ जी, मिक्स होगा। लेकिन ओवरऑल बाय एंड लार्ज क्या कहते हैं, गवर्नमेंट नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट का नॉर्मली इंक्लिनेशन जो है ना वो ये होती है क्योंकि देखें आपके पास रिसोर्सेज हैं, सही है ना, गवर्नमेंट भी आपकी है, तो आवाम भी थोड़ी बहुत जो है वो इसी में होती है कि गवर्नमेंट पार्टी को ही जो है वो, मतलब ये बड़ा हाईली अनलाइकली है कि गवर्नमेंट इतनी सीटें हार जाए। मैं आप इसलिए अगर आप गवर्नमेंट की जो है वो मिसाल ले लें, फिर मेरी बहन ने ये कहा कि जो है वो उन्हें पता नहीं चला कि दादा के ज़माने का था। ECP का एक CNIC लिख के आपने ECP पे पता नहीं कौन सा 8300 पे आप भेजें तो आपको अपना पता चल जाता है। ब्रेक लेते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में और लाहौर के अंदर जो वोट है वो 2 किस्म का है, एक नून का, दूसरा एंटी नून का। तो PTI का अपना वोट बैंक है नहीं ठीक तरह से,
और चूंकि वो बेसिकली एंटी नून वोट है इसलिए वो पीपीपी को पड़ गया है। इस पर ज़रा ज़रताज साहब का जवाब भी ले लेते हैं, ज़रताज साहिबा का, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले डॉक्टर अफनान जो पीएमएलएन के लीडर हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर दो किस्म का बुनियादी तौर पे वोट है, एक नून का पीएमएलएन का, दूसरा जो एंटी पीएमएलएन है। और चूंकि वोट एंटी पीएमएलएन है वो नेसेसरीली पीटीआई का वोट बैंक नहीं है, तो वो पीपल्स पार्टी को पड़ गया। दूसरी बात उनकी कहनी ये थी कि 15 जो बाई इलेक्शन हुए उसमें से अक्सर या सारे ही पीटीआई जो है वो हार चुकी है। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। जी ज़रताज साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एन 133 पे ना, मैं तो इस पर कॉमेंट इस पर ख़त्म कर लेती हूँ बात पे कि चूंकि पीटीआई मैदान में थी नहीं तो उस एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है जब दो आपस में इसलिए आप लोग थे नहीं कि ये एनालिसिस ही ना करे कोई। नहीं, हम चूंकि उसमें थे नहीं तो मेरा उसके ऊपर कमेंट करना बनता नहीं है, सिवाय इसके कि चूंकि पीटीआई मैदान में नहीं थी तो ये आपस में किस बात की एक दूसरे के साथ धांधली कर रहे थे और जो इनका टर्न आउट है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई मैदान में ना हो तो वोटर को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन मैं ज़रा मेमोरी अभी मैंने रिकॉल की है ब्रेक में, मुझे याद आ गया कि लाहौर का बाई इलेक्शन इनके दौरे हुकूमत में होता, शुएब सदीकी साहब ने जीता था हमने बाई इलेक्शन, खुरम नवाज साहब का हमने फैसलाबाद से बाई इलेक्शन जीता था, पिंडी पिंडी था या कोई जगह थी वहां से हमने निगत महमूद साहिबा का जीता था, राजनपुर से बाई इलेक्शन हमने अली रजा दरिशक का जीता था, हुकूमत थी और आप इनके खिलाफ बाई इलेक्शन जीते रहे। जी, अली रजा दरिशक साहब का हमने जीता था और डीजी खान से हमने अहमद अली दरिशक साहब का हमने बाई इलेक्शन जीता था। ये मेरी मेमोरी। ये सीटें इन्होंने खाली की थी, ये इनकी सीटें थी जो हमने जो है इनसे बाई इलेक्शन के अंदर जीती थी और इनकी पंजाब में हुकूमत थी और इन्हीं की फेडरल के अंदर हुकूमत थी। माई पॉइंट इज के बाई इलेक्शन इज नॉट द क्राइटेरिया या कोई यार्ड स्टिक नहीं है। नहीं तो फिर इलेक्शन भी जीत ले। नहीं सुने नहीं, ये इलेक्शन भी हार गए, जनरल इलेक्शन तो हार गए, लेकिन मैं कहना आपको ये चाहती हूँ, लेकिन हुकूमत तो इनकी थी ना, हुकूमत इनकी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई बाई इलेक्शन का जो है ना उसके अपना सिनेरियो होता है, क्राइटेरियन नहीं है, कोई क्राइटेरियन नहीं है। उन्होंने पॉइंट एस्टैब्लिश कर लिया, उन्होंने एग्जांपल्स दे दिए कि आपकी हुकूमत थी सेंट्रल में भी, पंजाब में भी, लेकिन आपकी खाली की गई सीटें जो है वो जीत ली उन्होंने, जबकि इन्होंने जो आपने जो सीटें भी जीती वो आपकी अपनी खाली। और डॉक्टर साहब सिर्फ एक सर पॉइंट, सॉरी टू वो जो इन्होंने लाहौर की बात की है ना, देखिए डॉक्टर साहब जो पार्टी अपना एनालिसिस खुद करती है ना, लाहौर में शफकत महमूद साहब जीते हैं और हमारे हमाद अजहर साहब जीते हैं, उनके नीचे एमपीएस हमारे जीते हैं। लाहौर की सीटों के ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है, वी नीड टू एनालाइज इट। लाहौर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा और क्योंकि पंजाब में लाहौर का भी मैदान सचता है, साउथ पंजाब हमने तकरीबन सारा जीता था। एनालिसिस हमें करना चाहिए। सवाल वो ये है बुनियादी तौर पे ओवरवेलमिंगली जो सीटें हमने खाली की थी वो हम जीते, मेजॉरिटी उनके हम जीते। इधर मैं ये बता रहा हूँ कि इधर मेजॉरिटी ये हार गए गवर्नमेंट में रह के। ये मेरा क्या कहते हैं एनालिसिस। तो ये तो हुआ होगा कि अब बावलपुर वाली सीट, तो आपको नाम लेके मैं बावलपुर वाली सीट जो आप कह रही है ना, और मुझे जहांगीर तरीन वाली भी याद आ गई, वो भी हमने जीती। मैं वही कह रहा हूँ ना, बावलपुर वाली सीट एक दफा आप जीते, एक दफा हारे भी हैं आप। वो याद है हमारा एक बंदा खड़ा कर दिया था जिसको कोई जानता नहीं था, वो भी जीत गया था कहते हैं, क्योंकि हमें जाने नहीं पड़ा। जो ये नॉर्मली होता है। और जो पहले वाला था उसको ये भी याद नहीं था कि उसके बीए के सब्जेक्ट क्या थे जो इनका होता है। लेकिन वो बेसिकली कह रही है कि उस वक्त आपकी हुकूमत थी, लेकिन हम मेजॉरिटी जीते थे। लेकिन 3-4 सीटें आपकी ऐसी थी जो ये जीते भी होंगे, जो आपकी सीटें थी। अब आपने जो जीती वो आप ही की हैं। नहीं, वो तो मिक्स है ना, कहते हैं अब जो हमने आपकी नहीं है, जो नहीं जीती, कराची हो गया ना, कराची की सीट हो गई ना, वो कराची हो गया। हमने वो फिर जलसे से मुकम्मल कर लिया। पंजाब में जलसे से हमने जीत लिया। खान वाली आप लोग हारे, परवेज खटक साहब। पंजाब में कोई ऐसी सीट है जो इनकी थी, हार गए हैं। फैसलाबाद वाली सीट जो है, जो जिधर अली गौर साहब जीत के आए, वो आपकी सीट थी जो आप लोग जीते थे, आप हारे। अली गौर, मुझे तो ऐसे कोई अली गौर वाली सीट फैसलाबाद वाली जनरल इलेक्शन में इन्होंने जीती थी फैसलाबाद की, और उसके बाद कुछ महीनों बाद दोबारा वहाँ पे हुआ था इलेक्शन, तो अली गौर साहब नहीं डॉक्टर साहब, एक मुझे उसका सीट याद नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर 4 सीटों से लड़ते हैं ना, अगर मियावाली से लड़ते हैं, केपी से लड़ते हैं, लाहौर से लड़ते हैं, तो जब एक लीडर 3 सीटें छोड़ता है तो वो जारी बात है दोबारा बाई इलेक्शन में वो इससे सीटें हार जाते हैं। इनके शहबाज शरीफ साहब ने, नहीं मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने डेरा गाजी खान से 192 से इलेक्शन लड़ा, वो इसलिए हार गए कि उनको इलाके को पता होता है कि ये जो लीडर है ये सीट छोड़ जाएगा, तो वो इसलिए बाई इलेक्शन में नहीं जीते, अक्सर अपोजिशन जीत जाती है। नहीं, ये देखिए, मैं ये पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि
जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम मेजॉरिटी सीट जीते थे नहीं, बाय इलेक्शन में। गिनवाई तो मैंने डॉक्टर साहब, हम भी जीते। चार उन्होंने बताई जो वो जीते हैं। नहीं तो वो तो मैं अब अगर के वो मैं कितने हुए थे बाय इलेक्शन उस वक्त? उसको तो काफी हुए थे, या कहते लगे। हमने भागलपुर वाली सीट हम जीते थे, मुझे अभी तक याद है। हम लोग आराम से पहले हमने जीते और हम मेजॉरिटी सीट जीते। अब बाद और में एक मुझे याद है, चलो आपने बावलपुर याद दिलाया, मुझे ये भी याद आया कि हमने एक बाई इलेक्शन मुल्तान का आमिर डोगर का भी हमने जीता था जब वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। आपने जावेद हाशमी को खड़ा किया था, हमने आमिर डोगर को खड़ा किया था और हम बाई इलेक्शन वो भी जीत गए थे। तो ये जो मैंने आपको इतने सारे जितवाए उसमें एक और भी मेरी मेमोरी में रिकॉल हो गई। So basically लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है इतनी ओवरवेलमिंगली। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नंबर अगला लेके आ जाऊंगा इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन 15 में से 13 जो है ना वो हमारा नंबर नहीं था, आप लोगों का नंबर है। और मैं वैसे आपको ये बात बता दूं कि कोई आप अभी वो जो आपने देखा होगा जो सर्वेज आए हैं उसके अंदर जो महंगाई की वजह से आवाम जो तंग है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ रही है कि 83% लोग कह रहे हैं कि जी हम सेटिस्फाइड नहीं है जिस डायरेक्शन के अंदर मुल्क जा रहा है। सब कौन सा आपने पढ़ा है? ये अभी रिसेंटली एक आया, क्या कहते हैं आपको, इप्सोस का मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन इसी तरह का था। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें महंगाई इस वक्त इतनी कमर तोड़ है कि जो आटा था वो 30 रुपए का था वो 70 रुपए का है, जो चीनी 50 रुपए की थी वो 130 रुपए किलो की है, जो पेट्रोल हम 100 रुपए लीटर पे छोड़ के गए थे वो आज 147 रुपए पे है। आप मतलब कि कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप पकड़ें और आवाम की चीखें जो है वो निकल गई हैं। और अभी मिनी बजट आ रहा है, इसका मतलब पेट्रोल की तो प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी है ना, वो कम हो जाएंगे, मैं उसको कम करवा रहा है ओपेक से जबरदस्ती। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, $70 पर बैरल मई 2018 को अराउंड $70 पर बैरल थी और हमने 100 रुपये पर लीटर पे छोड़ा था। अभी जब इन्होंने बढ़ाई है तो इनका भी 70, अभी तो 70 से भी नीचे है इस वक्त $68 पर बैरल पे एज वी स्पीक, ठीक है ना। 80 पे गया है वो और फिर वापस नीचे आया है, 85 पे गया है, 84 पे गया था। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अपने खोल दिए, आपके दौर में 45 पे था, हमारे दौर में 85 के ऊपर गया है। आपकी पेट्रोलियम लेवल 17% थी, हमारी पेट्रोलियम लेवल 0 है। हमने टैक्स पास ऑन ही नहीं किया। मेरी गुजारिश सुने, आप 600 अरब रुपए इकट्ठे कर रहे हैं पीडीएल के अंदर, हमने 600 अरब रुपए इकट्ठे नहीं किए थे। 5 ट्रिलियन की कॉलोनी है, 2.5 ट्रिलियन जो है 2.5 ट्रिलियन, हम 2.5 ट्रिलियन हम इनके दिए हुए कर्जे के ऊपर सूद के ऊपर वापस करते हैं। मेरी गुजारिश से देखें, मैं आपको गुजारिश थोड़ी सी मैंने इकोनॉमी पढ़ी हुई है कि वो जो 25 अरब जो उनके अकाउंट में 14 चपरासियों के जरिए गए थे वो वापस कर दें, महंगाई थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। वो अलीमा बाजी के जो अकाउंट वाले पैसे वो भी आ जाए तो बड़े को मसला हल हो जाएगा। सदरबाजी वाले भी करना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं बड़ी सिंपल जी आपको मैं मिसाल मेरी गुजारिश है, मैं ये कह रहा हूँ कि 24,000 अरब रुपए पे कर्जा छोड़ के हम गए थे, ठीक है ना, जो ये डबल कर चुके हैं। देखिए ना, मैं आम आदमी को समझाने के लिए अब तकरीबन 45,000 के करीब है कि 44,000 के करीब है, ये डबल की तरफ जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम मुस्लिम लीग नून के दौर, तमाम पीपल पार्टी के दौर आप मिला लें तो उससे ज़्यादा कर्जा ये पिछले 3 साल में ले चुके हैं। तो ये और अगर ये मैं आम आदमी को समझाने वाली बात है कि अगर 100 रुपये कर्जा हो ना तो आप 100 रुपये और कर्जा नहीं ले लेते 100 रुपये को उतारने के लिए। ये कर्जे इन्होंने खुद लिए हैं, ये इनकी बैड पॉलिसीज थी। या शुरू में 8 महीने कहते हैं हम IMF के पास नहीं जाएंगे, सीपैक पे जाके चाइना में जाके उनसे बदतमीजियां की हैं, उन्होंने सीपैक को भी बंद कर दिया, इधर IMF अपने पैसे बंद कर दिए। उसके बाद जो मुल्क की इकॉनमी जब नीचे जाने लगी तो फिर ये दोबारा IMF के पास गए। ये मैं गलत नहीं। और मुझे बताएं कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ के जाता है जो अगला वाला आता है कहता है पिछला वाला गलत। अच्छा, सबसे पहली बात है कि जब इनके करप्शन के केसेस निकलते हैं तो ये सीपैक के पीछे और चाइना के पीछे छुप जाते हैं। चाइना ने सीपैक ने इनको करप्शन करने के लिए नहीं कहा था कि आपकी 2000 आप इनके दौर हुकूमत में जो पर माइल मोटरवे बने वो आजकल के दौर से भी महंगी हो। ये बात सच नहीं है। मैं लेट मी रिस्पॉन्ड। दूसरी बात ये है कि आपका भी तो वो वजीर खजाना था ना, पहला ये लेकर गया कि एफिडेविट देकर गया कि मैंने नवाज शरीफ के कहने पे मैंने लॉन्ड्रिंग की। सुन ले अभी भी वो बाहर गया। दूसरे वाले को आपने क्या किया? दूसरा वाला कहता था मिफ्ता इस्माइल साहब 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आटा था, फरमाते थे 70 रुपए किलो स्टील मिल के साथ PIA या PIA एक साथ स्टील मिल मुफ्त ले जाओ। ये तो आप लोगों ने तो आप लोगों ने तो जो देखिए चीखें निकल रही है पर इनकी निकल रही है क्योंकि कुर्सी से छीन रही है। मैं आपको बताऊं आवाम जो है ना वो हमारे सबसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। मुझे बताएं वो जो 30 रुपए किलो आटा लेता था ना वो 70 रुपए लेता कभी भी नहीं था, 40 था। 30 चले मैं कहता 30 से 40 रुपए था, 50-55 रुपए किलो। आप मुझे बताएं क्या सारी मिलों का जो उनकी शुगर मिले वो 4% भी नहीं है। अच्छा ये आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि अगर जब ज़ाहिर है महंगाई की इतनी बहरान है, इतना मुश्किल सिचुएशन, तो फिर क्यों नहीं आप अपने आप को इंप्लीमेंट कर रहे अपने? लेकिन वो तो मैं आपको एक मिसाल दे तो आपको मसला सारा समझ में आ जाएगा।
प्राइवेट बिल Deal मूव नहीं हुआ, ना win की। प्राइवेट बिल मूव हुआ ज्वाइंट सेशन से एक हफ्ता पहले, 107 वोट पड़े गवर्नमेंट को, 115 वोट पड़े अपोजिशन को। उसके दरम्यान और उसके बाद ज्वाइंट सेशन के अंदर जादू हुआ, जिसका आमिर लियाकत साहब ने भी क्या कहते हैं इसका जिक्र किया कि कैसे वो लाए गए। मेरे साथ जो लोग बैठे थे उन्होंने बताया वो कैसे लाए गए, वो उनको ला के इनके वोट पूरे किए गए और ये हुकूमत चल पड़ी। वरना ये जिस तरह बैसाखियाँ इधर आपने की ना तो ये धड़ंग खुद गिर जाएंगे, हमें जो है कुछ तो ला के करने वालों के साथ आप मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो तो खुदा कहा का वास्ता है, उनसे कह के 2023 रुक में ये जाए। इस्तीफा दे देंगे, मैंने तो कहा है 2023 में इस्तीफा दे दे देंगे। देंगे इस्तीफा। पहले होगा, आप लोग पहले घर जाएंगे इंशाल्लाह। वक्त हमारा आप तकरीबन आप ख्वाब ही देखते रहेंगे। वक्त हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में, उनकी सरकर्दी में नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास हुआ जिस पे आर्मी चीफ भी थे, DGI भी थे, कोर कमांडर पेशावर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ भी थे, जहाँ बाकी चीज़ों के अलावा ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान में किसी हजूम को, किसी मॉब को, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इशारा क्लियरली सियालकोट की तरफ था, जहाँ श्रीलंकन शहरी को जदूकूब करके हलाक भी किया गया, उसकी लाश को जलाया भी गया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो ये कि PDM, जिससे तवक्को थी कि वो बहुत डिसाइसिव एक्शन करेगी, आज की मीटिंग में एक बार फिर PDM ने ये फैसला किया कि वो 23 मार्च को अब एक महंगाई के हवाले से कैंपेन चलाएंगे और यूँ 13 नवंबर से जिस कैंपेन का आगाज़ किया था वो एक बार फिर तकरीबन सस्पेंड ही हो गई है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।